हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसआर नेट जून 2024 के पेपर एनालिसिस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि आपका सीएसआर नेट जून 2024 का जो पेपर था वो 25 जुलाई 2024 को कंडक्ट किया गया था। 2 शिफ्ट में जो है एग्जाम कंडक्ट हुए थे। अभी फिलहाल में 2 दिन पहले जो है सीएसआईआर ने रिस्पॉन्स शीट एज वेल एज आंसर की को रिलीज कर दिया है। तो उसके बेसिस पे जैसे कि बहुत लंबे टाइम से बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, मेल कर रहे थे, डायरेक्टली भी पूछ रहे थे कि मैम आपको कौन सा पेपर ज्यादा टफ लगा, या आपको क्या लगता है कि किस पेपर में मतलब कि टफनेस के लेवल को कितना रखा गया था। और जो बच्चे इतने टाइम से क्लेम कर रहे थे कि मैम पूरा पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, बहुत सारा टेक्निक्स बेस्ड क्वेश्चन आने लगा है, एक्स वाई जेड, मतलब जितनी भी बातें बच्चों ने क्लेम की थी आफ्टर एग्जाम, क्योंकि आप लोग एग्जाम देने गए थे, आपने एक्चुअल में पेपर को देखा था, हमने तो सिर्फ सुना था आपसे रिव्यू, राइट। तो मैंने बच्चों को कहा था कि मैं पेपर का एनालिसिस जरूर करूंगी जब मैं खुद पेपर देख लूंगी, क्योंकि कोई बच्चा मुझे कहता ये शिफ्ट इजी था, कोई कहता नहीं मैम वो शिफ्ट इजी था, कोई कहता मैम पेपर का लेवल मॉडरेट है, कोई कहता पेपर का लेवल टफ था, किसी को पेपर का लेवल वैसा ही लगा जैसे हर साल था। अब इतना मिक्स रिव्यू रिसीव करने के बाद ऑब्वियसली हम किसी एक मतलब कि एक पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे थे कि एक्चुअल पेपर का लेवल क्या था। लेकिन हाँ, इस बात का यकीन था कि पेपर का लेवल वैसा ही होगा जो कि एक सीएसआर के पेपर को जस्टिफाई कर सके, राइट। क्योंकि ये जो एग्जाम है इसको ऑब्वियसली क्लियर करके आपको पीएचडी मिलती है, आपको फेलोशिप मिलती है, राइट। तो जब इतना कुछ मिल रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ तक पहुंचने का जो रास्ता होगा वो बहुत आसान भी नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ भी नहीं हो सकता है। तो उसके बेसिस पे मैंने दोनों शिफ्ट के पेपर जो है प्रॉपर ढंग से एनालाइज किए हैं, और उसको देखते हुए मुझे जो जो चेंजेस नजर आए, या फिर मुझे जो जो की पॉइंट्स लगे जो कि मुझे आपके सामने बताना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वो सारे की पॉइंट जो है मैं आपके सामने रखूंगी। साथ ही साथ मैं अपने कुछ सॉल्यूशंस भी रखूंगी जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि हाँ, इस टाइप के जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं या कुछ अनसर्टिनिटी जो पेपर में देखने को मिल रही है उसको कैसे डील किया जा सकता है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि कौन सा शिफ्ट जो है मुझे एक्चुअल में टफ लगा। अब यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि जो मेरा एनालिसिस होगा, ऑब्वियसली मैं भी एक मतलब जैसे आप लोग एक ह्यूमन बीइंग हैं, आपने एग्जाम एक्सपीरियंस किया, आपने उसको जज किया कि हाँ पेपर टफ था या इजी था, वैसे ही मेरे थ्रू जो है जो एनालिसिस हो रहा है मैं उसको बता रही हूँ। हो सकता है कि मेरी जो राय है, मेरा जो ओपिनियन है वो आपके ओपिनियन से या आपके एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग हो सकता है, या फिर उससे मैच भी कर सकता है, ठीक है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जितना एनालिसिस किया है पेपर का उसके बेसिस पे जो है मैं आज का जो रिव्यू रहने वाला है वो मैं आपके सामने देने वाली हूँ रिगार्डिंग द पेपर, कि मुझे पेपर कैसा लगा, कौन सा शिफ्ट या कौन सा टाइप या कौन सा पार्ट जो है मुझे नॉर्मल लगा या फिर टफ लगा, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। तो अगर मैं बात करूं तो मुझे पेपर देखने के बाद एक चीज में बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि लेस इज मोर एंड मोर इज लेस, क्योंकि मैंने काफी ऐसे क्वेश्चन देखे जो कि ऐसे एरिया से आए हैं जो कि हमेशा पूछा जाता है, मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, लेकिन उससे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि जो वो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन वो मतलब वो फैक्ट या फिर वो चीज हम पढ़ते नहीं है एग्जाम के लिए, हम पढ़ते हैं बट हम उसको उतना ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तो जिस चीजों को हम कम मानते थे वो ज्यादा अपना वैल्यू बढ़ा के आपके सामने क्वेश्चन फॉर्म में आ गई, और जिस चीज को हम बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे वो एक्चुअल में उसने अपनी वैल्यू कम करके पेपर में ही आना एक तरीके से छोड़ दिया। एक इस टाइप का सिनारियो मेरे को देखने को मिल रहा है। और आप भी नोटिस करेंगे कि जो एक आप कह सकते हो जो एक कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस होते थे, या फिर एक मतलब जैसे बोलते हैं जहां पे हम लोग को एक आइडिया होता है कि इस एरिया से क्वेश्चन आ सकते हैं, उस एरिया से क्वेश्चन ना आके मतलब कि टॉपिक वही रह रहा है, लेकिन जिस टाइप का और जिस जो फैक्ट्स को मतलब पिक करके पूछा जा रहा है वो थोड़ा सा अनयूजुअल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा ही ड्रास्टिक चीजें चेंज हुई। बस ये बोलिए कि हाँ, बहुत सी चीजें थी जिनमें कि हमारा फोकस कुछ कुछ चीजों पे रहता था, जिन पे फोकस नहीं रहता था, ऐसी चीजें भी अब आने लगी हैं। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट आपके पास भले ही हो, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ है, आपको इंपॉर्टेंट सबको देना है। इंपॉर्टेंट लिस्ट आपके पास इसलिए होती है किसी भी टॉपिक किसी भी यूनिट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसलिए देखते हैं ताकि वो टॉपिक गलती से भी ना छोड़ें, क्योंकि उस टॉपिक से हर साल सवाल आते ही आते हैं। लेकिन दैट डजंट मीन कि आप बाकी सब टॉपिक को जो है लेस प्रायोरिटाइज कीजिए। आप भले ही प्रायोरिटीज में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस ला सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में पढ़ना आपको सब कुछ पड़ रहा है, ये मैं कह सकती हूँ। और जो मैंने चीजें देखी कि बहुत बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस आए थे, लाइक किसी क्वेश्चन में किसी प्रोटीन का सब यूनिट बोला है, किसी क्वेश्चन में लोकेशन पूछा है, चार्जेस पूछे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। ऐसे क्वेश्चंस पहले बहुत कम आते थे, मतलब बहुत ही कम रहता था।
अब मैं देख रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा किया जा रहा है कि किस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में कितने सब यूनिट आ रहे हैं, वो सब यूनिट किस लोकेशन पे पाया जा रहा है, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये आगे जाके ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो बताइए ये कंपाउंड कितने मॉलिक्यूल का होगा। इस टाइप से सवाल बनने लग रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पहले ज्यादातर जो है हमको इस टाइप के क्वेश्चन गेट में देखने को मिलते थे। गेट में जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें देखने को मिलते थे। और अब मुझे देखने को मतलब एक्सपीरियंस जो मैंने किया है वो मुझे लग रहा है कि हाँ काफी कुछ गेट जैसा जो पार्ट बी का जो लेवल है ना, वो थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस में गेट जैसा लेवल भी शिफ्ट किया जा रहा है। यानी कि आपको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी पढ़ना है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हम पढ़ते सब चीज ही है ऑलमोस्ट, राइट। तो ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने जो पूछा गया क्वेश्चन में वो कभी पढ़ा ना हो, पढ़ा सभी ने है, लेकिन याद नहीं रहता है, क्योंकि सीधी सी बात है, इंसानी दिमाग है, कितनी सारी चीजें याद रखेगा। तो कुछ ना कुछ चीजें हम स्किप जरूर कर देते हैं, लेकिन ऐसी माइन्यूट चीजें, ऐसा माइन्यूट डिटेल जिसको कि हम पहले स्किप कर दिया करते थे, अब उन पे भी हमको थोड़ा अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है, ये मैं कह सकती हूँ। बात करें पार्ट बी की, तो दोनों ही जो शिफ्ट है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, मुझे दोनों शिफ्ट के पार्ट बी का लेवल जो है सेम लगा, और वो लेवल वैसा ही लेवल था जैसे कि हमेशा आता है। बस एक मैंने शिफ्ट देखा, वो ये था कि जो यूजुअल क्वेश्चंस थे वहां से उस केसेस में थोड़ी सी शिफ्टिंग हुई है कुछ क्वेश्चन में। और वो क्वेश्चन कैसे हैं? वो क्वेश्चन है इनडायरेक्ट। पार्ट बी का क्वेश्चन पहले क्या होता था, मैक्सिमम पहले क्वेश्चन ऐसे होते थे कि पढ़ते ही पता चलता था कि यह आता है तो करो, नहीं आता है तो छोड़ो, ऐसा होता था। लेकिन अभी क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको फील होगा कि ये चीज मैंने पढ़ी है, आप दोबारा से ऑप्शन लोगे। अब क्या करोगे आप कि आपको जो है ए को बी से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर बी को सी से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब आपको याद आएगा कि अच्छा सी जो है वो ए से कनेक्टेड है। मतलब आपको जो है इंटर कनेक्ट करके, मतलब कहते हैं ना, क्वेश्चन को पढ़ते ही फटाफट से आंसर मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन जो है अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, थोड़ा प्रोसेस करोगे, आपको थोड़ा उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ रहा था। जब मैं पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, चाहे वो शिफ्ट 1 हो या शिफ्ट 2 हो, तो मैं ये चीज देख पाई थी कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। मतलब थोड़ा सोचना पड़ रहा था कि अच्छा इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, फिर इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, यानी इसके इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, यानी कि पॉसिबल आंसर ये हो सकता है। इस तरीके से रिलेशन, मतलब कि टॉपिक वाइज में ही या फैक्ट में ही एक फैक्ट का रिलेशन दूसरे फैक्ट से जोड़ना पड़ा था, दूसरे का रिलेशन तीसरे फैक्ट से जोड़ना पड़ा था। अब इस केस में वो बच्चे बाजी मार ले जाते हैं जो कि स्टडीज में जो है चीजों को समझ के पढ़ते हैं। जो बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं वो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन जो है टच ही नहीं कर पाएंगे, वो इसको छोड़ देंगे। लेकिन अगेन मैं कह रही हूँ, मुझे लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं लगा। हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 5-6 क्वेश्चंस, लाइक टॉप एंड क्वेश्चंस थे, टफ की कैटेगरी में आने वाले। अगेन कुछ क्वेश्चन जो ग्रुप ऑफ क्वेश्चन थे वो मॉडरेट थे, कुछ ग्रुप ऑफ क्वेश्चन थे जो इजी की कैटेगरी में आते थे, कुछ ग्रुप ऑफ क्वेश्चन थे जो एवरेज की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कैटेगरी वाइज देखा जाए तो क्वेश्चन के लेवल ठीक लगे, लेकिन मैंने देखा कि उन क्वेश्चन को सीधे सीधे ना पूछ के इनडायरेक्ट पूछा जा रहा है। जब मैं आपके सामने पेपर सॉल्व करूंगी तो मैं वहां पे जरूर मेंशन करूंगी कि कहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पे इनडायरेक्ट पूछा गया है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए सीधी सी बात है, आपके कंसेप्ट की क्लियरिटी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। और जो बच्चे हमेशा ये सोच के पढ़ते हैं कि नहीं ये तो सिलेबस का पार्ट है इसलिए पढ़ रहे हैं, तो ऐसे केस में आप जो है टॉपिक्स की कनेक्टिविटी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है। लेकिन अगर आप इस तरीके से पढ़ें कि हाँ भाई जितना कुछ है मुझे सब कुछ जानना है, और मुझे उसको मतलब कि सिर्फ किसी चीज को क्लियर करने के लिए ही नहीं पढ़ना है, मुझे उसके बारे में जानना है इसलिए भी पढ़ना है। जब आपका ये एटीट्यूड आता है ना, तो आप चीजों को कनेक्ट करना शुरू कर देते हो कि अच्छा इसको इससे यहाँ से कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन सब वैसे बनने लगे हैं। ठीक है, तो ये आप अपने प्रिपरेशन में एक एडिशनल पॉइंट ऐड कर सकते हो कि अब आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना है, और जिसके लिए आपका कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। रट्टाफिकेशन से जो रट्टाफिकेशन वाले पोर्शन है वो तो रटना ही पड़ेगा, लेकिन जहां पे मतलब कि पहले ऐसा होता था कि वहां पे रटने पे भी काम चल जाता था, अब नहीं चलेगा, आपको कंसेप्ट को अच्छे से गेन करना पड़ेगा। पार्ट सी जो है उसका लेवल मुझे मॉडरेट टू हार्ड लगा, मतलब कि अगेन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आराम से हो जा रहे थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि हार्ड लेवल के थे। ये कॉम्बिनेशन हमेशा ही रहता है पार्ट सी में। लेकिन जो चेंजेस मैंने देखे हैं वो भी मैं इस बार डिस्कस करूंगी। जैसे कि पार्ट सी में जो है मैंने देखा कि सिंपल से सिंपल क्वेश्चन के साथ एनालिटिकल जो थिंकिंग है उसको ऐड कर दिया गया है। लेकिन वो एनालिटिकल थिंकिंग आपकी अगर मान लीजिए ऐड करने के लिए, मतलब कि एक तरीके से यूज करने के लिए वहां पे बोला भी गया है, लेकिन अगर मान लेते हैं आप यूनिट 12 एंड यूनिट 13 आपने प्रिपेयर किया है
तो आप उस क्वेश्चन पे भले ही थोड़ा टाइम स्पेंड करते बट आपसे आंसर निकल जाता। लेकिन जिस बच्चे को 12-13 यूनिट यानी कि जो लास्ट दो हमारे पास यूनिट है उसका कुछ भी आइडिया नहीं है, उन बच्चों से ये क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, ना उनसे पेपर निकलेगा, दैट आई कैन से। क्योंकि अब हर एक क्वेश्चंस में मतलब जो बेसिक से बेसिक टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं उसमें भी एनालिटिकल चीजें ऐड की गई हैं। कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे जैसे कि हमेशा रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बिल्कुल थे। एनालिटिकल क्वेश्चंस भी थे लेकिन पहले के कंपैरिजन में हाई थे। मतलब पहले जैसे कि होता था कि पूरे पेपर में जो है आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते थे एनालिटिकल टाइप। इस बार जो है जो क्वेश्चंस का नंबर था एनालिटिकल क्वेश्चंस का वो पहले से ज्यादा था। इसीलिए बच्चों को लगा कि पूरा पेपर एनालिटिकल क्वेश्चन से भर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा पेपर एनालिटिकल चीजों से नहीं भरा गया था। ये बोलिए कि पहले के कंपैरिजन में उनका नंबर ज्यादा था क्योंकि क्वेश्चन हर टाइप के थे, स्टेटमेंट वाइज थे, उसके बाद मैच द फॉलोइंग था, बिना एनालिटिकल मतलब कि एनालिसिस के अलावा भी सॉल्व होने वाले क्वेश्चन थे, तो हर टाइप के क्वेश्चन थे। इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा थे, मतलब डायरेक्ट पूछने वाला जो पहले क्वेश्चन हुआ करता था 2015 16 17 के टाइम में डायरेक्ट पूछा करते थे, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन का नंबर अब धीरे धीरे कम हो रहा है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट आ रहे हैं लेकिन दैट डजंट मीन कि वो सॉल्व नहीं हो सकते। अगेन आपने अच्छा गेन किया है, कंसेप्ट क्लियरिटी है, बहुत अच्छे से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे बट टाइम ज्यादा ले रहे थे। ठीक है, हर एक पार्ट सी के क्वेश्चंस में जो है मतलब कुछ एक आध 10-12 क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस टाइम बहुत ज्यादा ले रहे थे। मतलब मुझे खुद जो है जो एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन थे मुझे उसको खुद सॉल्व करने में जो है 5 मिनट 6 मिनट इस टाइप का टाइम लग रहा था। तो ये इसलिए भी हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास जो आप कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग यूनिट 12 और यूनिट 13 अगर उसके बारे में पूरा अच्छे से नहीं पता है और उसमें मतलब कि अचानक से कुछ ऐसा चीज मेंशन कर दिया है तो ऑब्वियसली आपको पहले उसका इन्फॉर्मेशन लेना पड़ रहा था। लेकिन एग्जाम में तो वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो आप पहले से पॉसिबल कर सकते हैं अगर आपके पास यूनिट 12 और यूनिट 13 प्रिपेयर है तो। ठीक है, कंपोजिट टाइप क्वेश्चंस थे, मतलब कि जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के फैक्ट्स डाल दिए गए थे, इस टाइप के क्वेश्चन थे। यूनिट्स को मिक्स किया गया था, टॉपिक को मिक्स किया गया था और अनयूजुअल कॉम्बिनेशन टाइप क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। ये क्वेश्चंस पहले क्या होते थे, इन सब में से होता था कि कोई मान लीजिए यूनिट को मिक्स करके 2 क्वेश्चन आ गए और कुछ वैरायटी हमको देखने को नहीं मिली। इस बार क्या हो रहा है, वैरायटी बहुत सारी ऐड की जा रही है, मतलब हर एक टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को डाल दिया जा रहा है पेपर में, चाहे वो कंपोजिट टाइप हो, यूनिट को मिक्स कर दिया हो, टॉपिक को मिक्स कर दिया हो, अनयूजुअल कॉम्बिनेशंस बना दिया हो, ये सब पूछे जा रहे हैं। पहले ये पूछे जाते थे लेकिन हम कहते थे मतलब उसको हम कह सकते हैं कि रेयर केस कहते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे कॉमन होता जा रहा है। और मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया है, मुझे पार्ट सी जो है शिफ्ट 1 का वो मुझे थोड़ा सा टफ लगा कंपेयर टू पार्ट सी ऑफ शिफ्ट 2। अगेन जैसे मैंने कहा मेरी जो राय है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके एक्सपीरियंस या आपकी राय से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मैंने एक अपने तरीके से पेपर एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि मुझे शिफ्ट 1 का पार्ट सी जो है वो कंपैरेटिवली पार्ट सी ऑफ शिफ्ट 2 उसके कंपैरिजन में पार्ट 1 का पार्ट सी जो है शिफ्ट 1 का पार्ट सी जो है वो मुझे थोड़ा टफ लगा। अगेन जैसे मैंने कहा ओवरऑल अगर देखा जाए तो पार्ट सी मॉडरेट टू हार्ड लेवल में था, दैट वी एग्री, लेकिन कंपैरेटिव बेसिस पे कहा जाए तो शिफ्ट 1 का पार्ट सी मतलब मुझे थोड़ा टफ लगा कंपेयर टू शिफ्ट 2। शिफ्ट 2 में ज्यादा क्वेश्चन थे जो कि थोड़ा कम टाइम देके आराम से बन पा रहे थे। शिफ्ट 1 में ऐसे क्वेश्चन जो है मतलब जिनको आप बना पाए उसमें आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ रहा था, मतलब बहुत सारे बोलते हैं ना तिगड़म आपको भिड़ाने पड़ रहे थे। ठीक है, पार्ट सी जो है टाइम टेकिंग ज्यादा था कंपेयर टू यूजुअल, क्योंकि जहां भी एनालिटिकल चीजें ऐड कर दी जाती हैं, एक्सपेरिमेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं, वहीं पे जो है वो क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेना शुरू कर देता है। और क्योंकि इस बार नॉर्मल की कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे एनालिटिकल टाइप, तो इसीलिए जो है टाइम भी ज्यादा लग रहा था क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन पे जो है इजिली मोर देन 4 मिनट्स का टाइम लग जा रहा था। तो ये एक रफ एनालिसिस था मेरे अकॉर्डिंग कि मुझे पेपर में क्या नया दिखा, क्या मतलब क्या किस तरीके से दिखा। अब इस पे मैं 2-3 टिप्स आपको देना चाहूंगी। ये यूनिट 12 और यूनिट 13 जो है ये मस्ट है, इसको मत छोड़ के जाइए, क्योंकि अगर आप अपना एनालिटिकल पावर अब स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इन यूनिट्स को डील करना पड़ेगा। दूसरा, जैसे कि बच्चों का कहना है कि मैम जैसे CSR क्वेश्चन पूछ रहा है टेक्निक्स को ऐड करके क्वेश्चंस में, उस टाइप से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए आप उस टाइप से कितना भी पढ़ना शुरू कीजिए, लेकिन जो आपके पास डेटाज अवेलेबल है, मतलब कि आपके पास जो सोर्स अवेलेबल है लाइक बुक,
उसमें जितना कुछ आपको मिलेगा, जिसमें कि एक्सपेरिमेंट और थ्योरी एडेड होगी, आप उतना ही तो पढ़ पाएंगे, क्योंकि 6 महीने के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा रिसर्च पेपर भी पढ़ डालिए और पूरे 13 के 13 यूनिट भी पढ़ डालिए। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उस केस में फिर क्या करना चाहिए? तो देखिए, हम कितना भी अपनी तरफ से कर लें, जो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पता चले कि कैसे टेक्निक्स को थ्योरी के साथ जोड़ा जाता है, पहली बात। दूसरा ये कि यूनिट 12 और 13 को मत छोड़िए। यूनिट 12 और 13 को आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कंसेप्ट जो है एनालिटिकल रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो अच्छे होते जाएंगे, और प्रैक्टिस में रखिए। आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए जो कि आपको उसके बेसिस पे दिया जा सके, मतलब कि जो आपको मिल सके वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उसी टाइप के क्वेश्चन आपको सीएसआर में मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। सीएसआर में किसी भी टेक्निक को किसी भी टॉपिक के साथ जोड़कर दिया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर जो आप जिस टाइप के क्वेश्चंस आप देख रहे हो उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी ज्यादा जरूरी है उस टेक्निक्स के बारे में आपका इंफॉर्मेशन आपके पास होना, मतलब कि उसकी नॉलेज आपके पास होना। अगर नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे पहले आपने कितना ही अच्छा मतलब कि पेपर पेपर के लिए प्रिपेयर क्यों ना किया हो। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हो कि एक हमने एनालिसिस किया कि किस तरीके से जो है पेपर में क्या क्या चेंजेस देखे गए हैं, और ये चीजें आप जरूर ऐड कर लीजिए कि 12 से 13 सॉरी 12 यूनिट 12 और यूनिट 13 को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसके अलावा उन जो भी मतलब कि टेक्निक्स आप प्रिपेयर करोगे उसकी एप्लीकेशन भी पढ़ना है कि इनको किस किस चीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और कम से कम यूनिट छोड़िए, मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिट टारगेट कीजिए, ताकि जो ये यूनिट्स को मिक्स करके क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप डील कर पाए विद टाइम। और अपनी जो कहते हैं ना तर्क वितर्क करने की जो कैपेबिलिटी है, यानी कि किसी भी चीज का मतलब आप रिजल्ट देख रहे हो तो उसको एनालाइज करने की जो अपनी मतलब कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है उसको आप और ऐड ऑन कीजिए, क्योंकि जब आप उसे ऐड ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैसे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और जिन बच्चों का लैब में एक्सपीरियंस है, उन्होंने कुछ एक आध प्रैक्टिकल किए हैं, उनके लिए वो क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से मतलब कि एक लेवल आप कह सकते हो कि आसान हो जाते हैं उन क्वेश्चंस को डील करना, कंपेयर टू वो स्टूडेंट जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए जाते हैं, रिजल्ट कैसे आते हैं, एक्स वाई जेड चीजें। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक रिव्यू था, एक आप कह सकते हो एक एनालिसिस था। आप अपनी राय भी जरूर शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे पढ़कर खुशी होगी कि आपको क्या लगता है कि पेपर का लेवल क्या था और आप मेरे एनालिसिस से कितना सहमत हैं, और आपकी एक्सपीरियंस जो है क्या रही है इन दोनों ही शिफ्ट के साथ। और आने वाले वीडियो में जो है मैं बहुत ही जल्द आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखूंगी। और दूसरा ये कि इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा ऐड होने का एक ये भी रीजन है, क्योंकि इस बार जो आपको पता है कि आपके जो रिजल्ट हैं वो 3 कैटेगरी में निकलने वाले हैं, एक जेआरएफ के लिए, एक एलएस के लिए और एक पीएचडी के लिए। तो क्योंकि इस बार ओनली पीएचडी के लिए भी स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि इस बार जो आपका पेपर था उसमें एनालिटिकल चीजों को थोड़ा ऐड ऑन किया गया, क्योंकि पीएचडी में जाकर आपको एक्सपेरिमेंट्स ही करने होते हैं, आपको वहां पे रिसर्च ही करना होता है। तो ऑब्वियसली जिस फील्ड के लिए स्टूडेंट्स को लिया जा रहा है तो उस फील्ड के लिए तो स्टूडेंट को टेस्ट किया ही जाएगा ना, इसीलिए रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है आपसे इस बार पेपर में जो है मतलब पूछे गए हैं, ऐसा मुझे फील होता है। क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन आ रहे थे बट इतने ज्यादा नंबर में नहीं थे जितने ज्यादा नंबर में इस बार थे। तो मुझे लगता है क्योंकि इस बार मतलब इस बार से जो है कैटेगरी वाइज एक तरीके से रिजल्ट निकलने वाला है 3 कैटेगरी में, तो दैट इज व्हाट आई फील कि शायद इस वजह से भी पेपर में जो है ये जो एक रेशियो है क्वेश्चंस का उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा एनालिसिस जो है यूजफुल लगा होगा। एंड अपनी राय भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट।